नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JNC ई नर्सिंग चैनल पे। आप सभी की बेहद डिमांड और सारे कमेंट्स को देखते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो ऑब्स्टेटिक्स मेडिसिन की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच स्टडीज, क्या स्टडी करेगी? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस, प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस एंड डिलीवरी का प्रोसेस और पोस्टनेटल केयर। गायनेकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन और साइंस जो कि स्टडी करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। सो जैसे कि इनफर्टिलिटी या दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हम स्टडी करेंगे वो गायनेकोलॉजी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को स्टडी करने वाली साइंस को हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी is a science that studies problem related to male reproductive system. So gynecology and obstetrics is a combined subject और नर्सिंग में हम ये combined subject के तौर पे पढ़ते हैं। ऐसे ही एक और टर्म सुना होगा आप लोगों ने, वो है मिडवाइफरी। सो मिडवाइफरी पैरामेडिकल्स के लिए यूज किया जाने वाला एक शब्द है, पैरामेडिक्स के लिए, और इसका मतलब होता है जो लोग बर्थ या डिलीवरी कंडक्ट करवाने में एक्सपर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं मिडवाइफ्स। जैसे इंडिया में डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए जो नर्सिंग पर्सनल ट्रेंड होते हैं उनका बेसिक लेवल है ANM, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। और जो स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और जो प्रोफेशनल डिग्री लेवल कोर्स है वो है BSc नर्सिंग, उनको भी रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का सर्टिफिकेट मिलता है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जहां सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में हमारा पहला टॉपिक होगा फीटल स्कल। जो नॉर्मल डिलीवरी इस बात पे निर्भर करेगी कि जो फीटल स्कल है, यानी कि ये पैसेंजर है जो बर्थ कैनाल से गुजरेगा, इसके डायमीटर्स एडिक्वेट हो और जो पैसेज है यानी कि पेल्विस है उसमें से ये आसानी से गुजर सके। सो फीटल स्कल से संबंधित कई क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हम साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। MCQ के अंदर आप देखोगे यहाँ पर जैसे कि आपको पूछा हुआ है कि फीटल स्कल के अंदर कितने बोन्स होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आप अपना ऑप्शन सोच के रखिए, थोड़ी देर बाद इसका मैं राइट आंसर भी बताऊंगा। फीटल स्कल के अंदर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फीटल स्कल्स में कितने रीजन्स होते हैं और ऑब्स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ यही हिस्सा ऑब्स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीजन्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वॉल्ट, जो कि ऑब्स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये एरिया ही हम मेनली पढ़ेंगे। दूसरा है फेस, जैसा आप देख पा रहे हो ये फेस वाला पोर्शन, ऑब्स्टेटिक में इसका खास सिग्निफिकेंस नहीं है। और थर्ड इज बेस। बेस ये है जहां हेड, स्पाइनल कॉर्ड, थोरैक्सिक पार्ट से कंटिन्यू होगी, यानी कि जो हेड है वो गले के थ्रू थोरैक्स से अटैच होगा, वो वाला पार्ट है बेस। सो एक एक करके हमें इन 3 एरियाज के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बोन्स से। सो फीटल स्कल के अंदर कितने बोन्स होते हैं ये जानने के लिए आपको अडल्ट ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स होते हैं तो आपको पता है 22 बोन्स। और इन 22 बोन्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये फेशियल बोन्स जो होते हैं ये होते हैं 14 और 8 जो होते हैं वो होते हैं क्रेनियल बोन्स। सो अडल्ट में 8 क्रेनियल बोन्स है
जबकि आपको जो क्वेश्चन पूछा था फीटल स्कल में कितने ऑप्शन है, उसमें 8 ऑप्शन ही नहीं था, ना 22 था, तो कैसे बताएं फीटल स्कल में कितने बोन्स। सो यहाँ हम पूरे स्कल के बजाय जो फीटल स्कल के बोन्स कितने होंगे, तो वो वॉल्ट के ही बोन होंगे, और इनका आंसर है 5। अदरवाइज यदि आप 8 क्रेनियल बोन्स माने तो फीटल स्कल में 9 बोन्स होंगे। कैसे? जो ये फ्रंटल बोन होती है अडल्ट में ये 1 होगी, जबकि फीटस में ये 2 होती है, और बाद में फ्यूज होके ओसिफाई होके 2 साल की उम्र तक आते आते फ्रंटल बोन 1 हो जाता है। यानी कि कितने बोन्स थे फीटल स्कल में, तो उसका आपको आंसर देना है 5। और वो फीटल स्कल की बजाय सिर्फ इस एरिया में यानी कि वॉल्ट में कितने बोन्स होते हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक एक करके हम देखेंगे कि बोन्स जो फीटल स्कल के हैं उनमें एरिया वाइज कैसे डिवाइड किया। सामने की तरफ जो 2 बोन है वो है फ्रंटल बोन्स, इस तरफ साइड में जो 2 बोन है वो पैराइटल बोन, एक इस तरफ से एक दूसरी तरफ से, और पीछे की तरफ से जो बोन है वो ऑक्सीपिटल बोन। 5 बोन में से 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन होगी। तो आंसर आपको देना है, क्वेश्चन पूछे कितने बोन से फीटल स्कल में, तो 5। इसी तरीके से एरियाज कितने हैं, तो मैंने आपको बताया वॉल्ट, फेस एंड बेस। और वॉल्ट के अंदर यदि हम देखें तो वॉल्ट को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। ये पूरा पार्ट वॉल्ट कहलाता, वॉल्ट के सामने का हिस्सा ये कहलाता है ब्रो या सिंसिपुट, ब्रो या सिंसिपुट, और ये यहाँ आगे का जो ये पोर्शन है ये कहलाता है ग्लेबेला। ग्लेबेला से लगाकर एंटीरियर फॉन्टेनेल तक का प्रोसेस जो है वो है सिंसिपुट। फिर एंटीरियर फॉन्टेनेल से पोस्टीरियर फॉन्टेनेल तक का जो पार्ट है ये वर्टेक्स, ये हेड का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। और प्रेजेंटेशन डिलीवरी में हम पढ़ेंगे आगे, तब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कॉमन प्रेजेंटेशन गिना जाता है। और पीछे का पार्ट ये जो है ये है ऑक्सीपुट। वॉल्ट के 3 पार्ट, सिंसिपुट या ब्रो, वर्टेक्स एंड ऑक्सीपुट। अब यहाँ हर बोन का एक सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं एमिनेंस। फ्रंटल बोन के सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होंगे 2 यहाँ सामने की तरफ, उनको हम कहेंगे फ्रंटल एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस। पैराइटल बोन के जो उभार वाला हिस्सा है वो कहलाएगा पैराइटल एमिनेंस। और ऑक्सीपिटल एरिया में जो ये उभरा हुआ हिस्सा होगा ये कहलाएगा ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। और ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा सब ऑक्सीपिटल एरिया, सब ऑक्सीपिटल एरिया। हमने ओवरऑल फीटल स्कल को देखा, इसके 3 एरियाज हो सकते हैं, वॉल्ट, फेस एंड बेस। और वॉल्ट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सामने की तरफ सिंसिपुट, ये वाला एरिया जो होगा वो वर्टेक्स, और ये वाला जो है वो है ऑक्सीपुट। सामने से यदि हम ब्रो या सिंसिपुट को देखें तो ये फ्रंटल सूचर जो है ये फ्रंटल बोन को 2 भागों में बांट देता है। और जो फ्रंटल एमिनेंस बताया मैंने आपको, ये बोन्स यहाँ से ओसिफाई होके हार्ड नजर आती है, ये है फ्रंटल एमिनेंस। फ्रंटल बोन के एमिनेंस मतलब फ्रंटल एमिनेंस बोनी पार्ट। साइड में पैराइटल बोन का उभरा हुआ हिस्सा पैराइटल एमिनेंस, और पीछे की तरफ ऑक्सीपुट का बाहर वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। दिस एरिया जो हमारे ललाट का एरिया है ये ब्रो या सिंसिपुट कहलाता है। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन देखें, व्हाट इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स। हम सूचर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे, और इन सूचर्स के जंक्शंस पे खाली जगह होती है वो फॉन्टेनेल्स कहलाते हैं। और सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर्स के जंक्शंस पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्या ये लैम्बडा होगा, ब्रैग्मा, टेम्पोरल फॉन्टेनेल या लैम्बडोइडल सूचर होगा, तो ये आपको देखना है यहाँ पर। सूचर्स क्या है और फॉन्टेनेल्स क्या है ये स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे, आप सोच के रखिएगा। यदि हम इस तरीके से देखें
कि जो ये 5 मेन बोन्स है क्रेनियल बोन्स, ये मेम्ब्रेन जैसे जॉइंट से जुड़ी हुई रहती है, जिससे ये बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सके और लेबर में प्रॉब्लम ना हो। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सूचर्स। जैसे फ्रंटल बोन्स है दो, उनके बीच का सूचर फ्रंटल सूचर। ये दो पैराइटल बोन है, इनके बीच का सूचर जो है वो है सजाइटल सूचर। और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बीच के बोन के बीच का जो सूचर है वो है लैम्डोइड सूचर। और सामने की तरफ जब आप देखें कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच एक सूचर ऐसे जा रहा है, वो है कोरोनल सूचर। सो मुख्यतः हम 4 सूचर्स पढ़ेंगे और इन सूचर्स के जंक्शंस पे आप गैप देख रहे हो, वो गैप्स होंगे फॉन्टेनल्स। ये फॉन्टेनल्स भी हम पढ़ेंगे। तो सूचर्स क्या है ऐसा पूछा जाए तो आपको बताने इंट्राक्रेनियल जॉइंट्स, मेम्ब्रेनस इंट्राक्रेनियल जॉइंट्स सूचर्स कहलाते हैं। और सजाइटल और लैम्डोइड सूचर किस जगह था, जो कि आपने अभी देखा, और ये है दो पैराइटल बोन्स के बीच। कोरोनल सूचर पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में। फ्रंटल सूचर को मेटोपिक सूचर भी कहते हैं। ये दो फ्रंटल बोन्स के बीच में है और अडल्ट में एक ही फ्रंटल बोन होती है और 2 इयर्स तक आते आते ये ओसिफाई हो जाता है और फिर एक ही फ्रंटल बोन बचती है। लैम्डोइड सूचर लैम्बडा शेप में ऐसा होने की वजह से ये लैम्डोइड कहलाता है और लैम्डोइड जो है ये ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच में होगा। तो 4 सूचर्स। सूचर्स के जंक्शंस पे जो खाली जगह है वो फॉन्टेनल्स कहलाती है। दो मेन फॉन्टेनल्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंटीरियर फॉन्टेनल्स का शेप कैसा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। व्हाट इज शेप ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल? ओवल शेप, स्क्वायर शेप, डायमंड शेप और ट्रायंगुलर शेप। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इंटीरियर फॉन्टेनल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एंटीरियर फॉन्टेनल का शेप कैसा है। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एंटीरियर फॉन्टेनल शेप कैसा लग रहा है? शेप लग रहा है डायमंड शेप। और एंटीरियर फॉन्टेनल कैसे बना था पिछला क्वेश्चन जो था उसमें, तो आपने देखा ये है फ्रंटल सूचर, दोनों तरफ कोरोनल सूचर और इस तरफ है सजाइटल सूचर। तो 4 सूचर लाइन, 4 सूचर लाइन से मिलके बना है एंटीरियर फॉन्टेनल। लेकिन नाम देखोगे तो सिर्फ 3 सूचर ही आ रहे हैं, दोनों तरफ कोरोनल सूचर, सामने फ्रंटल और साइड में सजाइटल सूचर। सो एंटीरियर फॉन्टेनल का शेप कैसा है तो आपको बताना है डायमंड शेप। पोस्टीरियर फॉन्टेनल आप यहाँ देख पा रहे हो, ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप में नजर आ रहा है क्योंकि ये जो सूचर जा रहा है ये लैम्बडा शेप का सूचर लैम्डोइड सूचर है। और इसी तरीके से एंटीरियर फॉन्टेनल कब बंद होता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल फॉन्टेनल क्या ये 2 है या उससे ज़्यादा, ये भी पूछ सकते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो फॉन्टेनल आर वाइड गैप इन सूचर लाइन। मेनली 2 फॉन्टेनल्स पढ़े जाते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल, इसको दूसरे शब्दों में ब्रैग्मा कहते हैं, ये शब्द आपको याद रखना, ब्रैग्मा। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको लैम्बडा कहते हैं। लेकिन टोटल फॉन्टेनल्स कितना है ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको बताना है 6, यानी कि 4 और फॉन्टेनल कहाँ है तो आपको देखना है यहाँ पर, एक आगे इस तरफ, दूसरा यहाँ। तो ये तो इस साइड हो गए, तो 2 इस साइड और 2 इस साइड, टोटल हो गए 4। तो ये 4 एडिशनल फॉन्टेनल्स कौन से हैं तो आपको याद रखना है, 2 स्पिनोइडल फॉन्टेनल्स और 2 मैस्टोइड फॉन्टेनल्स। लेकिन मेनली क्लिनिकली 2 ही फॉन्टेनल्स पढ़े जाते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर फॉन्टेनल्स 4 सूचर से बनता है, सामने की तरफ फ्रंटल, पीछे सजाइटल, साइड में कोरोनल। शेप इसका डायमंड शेप है, उसकी साइज है 3x3 सेंटीमीटर और दिस इज द लार्जेस्ट फॉन्टेनल इन द फीटल स्कल। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कब ओसिफाई होके बंद होगा तो आपको बताना है 1.5 ईयर और 18 मंथ्स। और पैथोलॉजिकल होगा यदि 2 साल तक 24 महीने की उम्र तक ये बंद नहीं हुआ है तो हाइड्रोसिपेलस या इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है वो 3 सूचर लाइन से मिलके बनता है,
सजाइटल सूचर सामने की तरफ, लैम्बडोइड सूचर दोनों तरफ पीछे की तरफ। तो इसका शेप कैसा हुआ? इसका शेप हुआ ट्रायंगुलर और साइज इसकी छोटी है 1.2 सेंटीमीटर बाई 1.2 सेंटीमीटर और इट इज क्लोज्ड एट 1.5 months आफ्टर बर्थ, यानी कि 1.5 महीने बाद ये बंद हो जाता है। रेंज लिख सकते हो आप 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 वीक में ये बंद हो जाता है। और जो 4 एक्स्ट्रा फॉन्टेनल्स है उसमें से स्पिनोइडल फॉन्टेनल्स होंगे 2, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और आगे की तरफ और राइट, आगे की तरफ और सामने के साइड में होने की वजह से आगे यानी कि एंटीरियर और साइड में यानी कि लेटरल, इसलिए इसको एंटीरियो लेटरल फॉन्टेनल भी कहते हैं। और ये स्पिनॉइड, पैराइटल और टेम्पोरल एंड फ्रंटल बोन्स के बीच में होगा। इसके साथ साथ इट क्लोजेज अराउंड 6 months आफ्टर बर्थ। स्पिनॉइडल फॉन्टेनल बर्थ के 6 महीने बाद बंद होता है। जो दूसरा पीछे की तरफ फॉन्टेनल है, 2 मैस्टॉइड फॉन्टेनल होंगे पीछे की तरफ और साइड में होने की वजह से इनको कहेंगे पोस्टीरियो लेटरल फॉन्टेनल। टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच में होंगे और ये 6 से 18 महीने की उम्र में बंद होंगे। नेक्स्ट यदि हमें देखें तो मेन जो पार्ट है वो है डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल। डायमीटर्स फीटल स्कल के बच्चे का कौन सा एंगेजिंग डायमीटर होगा ये समझना बहुत ही जरूरी है। So, how much is the diameter of suboccipitofrontal in human fetal skull? Suboccipitofrontal क्या ये 9.5 है, 10 या 11.5 या 14? तो सारे डायमीटर्स पढ़ेंगे तब आप इसका उत्तर दे पाओगे। आप सोच के रखिए, हम एंड में इसका उत्तर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच इज द मेंटोवर्टिकल डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल? मेंटोवर्टिकल कितना है? 9.5, 10, 11.5 और 14। यानी कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, एंगेजिंग डायमीटर अलग अलग प्रेजेंटेशन में कौन सा होगा, जैसे वर्टेक्स में कौन सा होगा, प्रेजेंटेशन जब फेस होगा तो कौन सा एंगेजिंग डायमीटर होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन में कौन सा एंगेजिंग डायमीटर होगा, ये डायमीटर्स हम पढ़ेंगे। सो नॉर्मली यूट्रस के अंदर जो बच्चा रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। बच्चे के सारे पार्ट्स मुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इस एटीट्यूड को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लेक्शन, वेल फ्लेक्स्ड हेड। जब हेड वेल फ्लेक्स्ड होगा तो ये हेड का पोस्टीरियर पॉइंट है, ये एंटीरियर पॉइंट है। सो डायमीटर 2 हेडिंग में पढ़ेंगे हम। एक है एंटीरियो पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ, तो ये पीछे का पॉइंट, ये आगे का पॉइंट, इस तरह से ये डायमीटर्स देखेंगे। दूसरा होगा ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स मींस हेड के इस तरफ। सो फिलहाल एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर्स में हम 6 डायमीटर्स पढ़ेंगे। जब हेड कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होगा तो ये यहाँ ऑक्सीपुट के नीचे वाला एरिया सब ऑक्सीपिटल एरिया से सामने एंटीरियर फॉन्टेनल तक की ये दूरी एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होगा और इसको हम कहेंगे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, जो कि 9.5 सेंटीमीटर है। हेड जब कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होता है तो एंगेजिंग डायमीटर होगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। लेकिन हेड स्लाइटली डिफ्लेक्स हो गया, थोड़ा स्ट्रेट हो गया, तो इस प्रकार से डायमीटर बदल जाएगा। पीछे का पॉइंट जो है वो ऑक्सीपुट हो जाएगा, सामने जो है वो ग्लेबेला, यानी ये नाक और आंख का जंक्शन ग्लेबेला हो जाएगा, तब इसको कहेंगे ऑक्सीपिटो फ्रंटल, जो कि 11.5। या फिर हेड फ्लेक्शन की जगह एक्सटेंड होना शुरू हो जाए, एक्सटेंशन हेड का हो जाए, तो आप देखोगे कि अब एंटीरियर पॉइंट जो है ये हो गया है मेंटम, ये चिन या इस एरिया को हम कहते हैं मेंटम, और ये वर्टेक्स में हाईएस्ट पॉइंट तक ऐसे जाएगा, तो इस डायमीटर का नाम होगा मेंटोवर्टिकल। मेंटम से वर्टेक्स तक मेंटोवर्टिकल, और ये होगा 14 सेंटीमीटर। और तब ये सिंसिपुट वाला एरिया प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएगा, सिंसिपुट का एरिया, तो ये ब्रो प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ये पूरे स्कल का हाईएस्ट डायमीटर है। पेल्विस का कोई डायमीटर 14 सेंटीमीटर नहीं होता, इसलिए डिलीवरी मुमकिन नहीं होगी। तो हेड का और एक्सटेंशन हो जाएगा तो ये एरिया फेस प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएगा और ये प्रेजेंटेशन होगा फेस।
तब ये मेंटम के नीचे वाला एरिया और इस तरफ एंटीरियर फॉन्टेनल तक ये डायमीटर आएगा, तो नाम होगा मेंटम से नीचे मीन्स सबमेंटो, सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो वर्टिकल कितना, तो 9.5, सेम जो कि कंप्लीट फ्लेक्स्ड वर्टेक्स में सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक था उतना ही, और डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। टोटल एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जैसे अपन इस डायग्राम में समझे, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो आप देखोगे यहाँ, ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, ये इसके नीचे वाला एरिया सब ऑक्सीपिटल एरिया है, ये एंटीरियर फॉन्टेनल है और ये दूरी है 9.5। और यदि हेड स्लाइटली डिफ्लेक्स होता है तो ये बन जाएगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर। हेड फ्लेक्स होकर एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तो ये प्रेजेंटिंग डायमीटर हो जाएगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5। फेस प्रेजेंटेशन में हेड एक्सटेंड हो जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर। यदि हेड और ज़्यादा फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, तो ये सबमेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5। सो 6 डायमीटर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 6 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स के साइज क्या है, हेड का एटीट्यूड फ्लेक्शन होगा तो कौन सा प्रेजेंटिंग डायमीटर होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कौन सा प्रेजेंटिंग डायमीटर होगा, ये सब आप लोगों को इजी हो जाएगा। सो पहला कॉमनली कंप्लीट फ्लेक्शन में जो एंगेजिंग डायमीटर होता है वो था सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक, ये वर्ड भी यूज किया जाता है। नेप इज बॉर्डर, जो नेक की बॉर्डर है, हेयर लाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ही शुरू करेगा और आगे ब्रैग्मा यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनल तक जाएगा। कंप्लीट फ्लेक्शन होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तब ये कॉमनली एंगेजिंग डायमीटर। यदि हेड थोड़ा सा डिफ्लेक्स हुआ तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर। यदि हेड स्ट्रेट हो जाएगा दैट इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5। यदि ब्रो प्रेजेंटेशन हुआ, हेड स्लाइटली एक्सटेंड हो जाएगा, तो मेंटो वर्टिकल हाईएस्ट डायमीटर, इसकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा डायमीटर है पेल्विस का। हेड स्लाइटली एक्सटेंड और हो जाएगा, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन यदि होगा तो ये होगा सबमेंटो वर्टिकल 11.5। प्रेजेंटेशन ब्रो से बदल के हो जाएगा फेस, और सबमेंटो ब्रैग्मेटिक होगा यदि कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाएगा तो भी प्रेजेंटेशन रहेगा फेस। तो ये 6 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब इसके अलावा यदि हम ट्रांसवर्स डायमीटर देखें इस तरफ साइड बाय साइड ट्रांसवर्स, तो यहाँ पर 4 डायमीटर्स होंगे। मेनली ये 2 पैराइटल एमिनेंस, ये पैराइटल बोन्स का उभरा हुआ हिस्सा पैराइटल एमिनेंस, 2 पैराइटल एमिनेंस के बीच की दूरी बाई पैराइटल डायमीटर। इसके अलावा ये टेम्पोरल बोन, बाई टेम्पोरल, 2 टेम्पोरल बोन्स के बीच की दूरी 8.5 सेंटीमीटर। सो 4 ट्रांसवर्स डायमीटर्स होंगे, 2 पैराइटल एमिनेंस के बीच की दूरी बाई 2 यानी कि बाई पैराइटल डायमीटर, और ये है कितना, तो आपको याद रखना 9.5 सेंटीमीटर। और बाई पैराइटल डायमीटर्स चाहे हेड फ्लेक्स्ड हो या हेड एक्सटेंडेड हो, ट्रांसवर्स डायमीटर कॉमनली जो एंगेज होगा ट्रांसवर्स डायमीटर वो होगा बाई पैराइटल। अब एक पैराइटल एमिनेंस के ऊपर से दूसरे पैराइटल एमिनेंस के नीचे तक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करें, तो एक के ऊपर दूसरे के नीचे, तो ऊपर मीन्स सुपर, नीचे मीन्स सब, तो सुपर सब पैराइटल डायमीटर तिरछा ये होगा 8.5 सेंटीमीटर। बाई टेम्पोरल कोरोनल सूचर्स के शुरुआत के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाई टेम्पोरल, 2 टेम्पोरल बोन के बीच में। और यदि 2 मैस्टॉइड प्रोसेस के बीच की दूरी देखेंगे तो होगा बाई मैस्टॉइड डायमीटर। तो 4 ट्रांसवर्स डायमीटर, कॉमनली यूज ट्रांसवर्स डायमीटर जो होगा वो होगा बाई पैराइटल, 2 पैराइटल एमिनेंस की बीच की दूरी, और ये है 9.5 सेंटीमीटर। सुपर सब पैराइटल, एक पैराइटल एमिनेंस के ऊपर से दूसरे पैराइटल एमिनेंस के नीचे की तरफ इस तरह तिरछा, तो ये होगा 8.5। बाई टेम्पोरल इज 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर इंफीरियर एंड्स ऑफ कोरोनल सूचर्स, कोरोनल सूचर के दोनों नीचे वाले एंड्स को देखा जाए जहाँ टेम्पोरल बोन है उनके बीच की दूरी बाई टेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर।
कान के पीछे की तरफ दो मैस्टॉइड प्रोसेस है, मैस्टॉइड प्रोसेस के बीच की दूरी बाई मैस्टॉइड डायमीटर 7.5, तो इसमें से कॉमनली एंगेजिंग डायमीटर होगा बाईपैराइटल डायमीटर 9.5। तो ये थे फीटल स्कल के 6 एंटीरियर पोस्टीरियर और 4 ट्रांसवर्स डायमीटर। फीटल स्कल जब पेल्विस से गुजरता है तो प्रेशर और रेजिस्टेंस से इंजरी के भी चांस हो सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वर्ड आपको अंडरस्टैंड करने हैं, एक होगा कैपुट सक्सीडेनम और एक होगा मोल्डिंग। So what is the term given to alteration of the shape of coming head of the fetus while passing through the resistance of birth passage during birth? और इसका आंसर होगा बर्थ के दौरान जब हेड पेल्विस से गुजरता है तो उसका शेप राउंड की बजाय ओवल हो जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मोल्डिंग। कैपुट इज इडीमा और इंजरी हुई तो हिमेटोमा, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे सिपेलो हिमेटोमा। स्टेशन हेड कहाँ तक पहुंचा पेल्विस में, वो हेड स्टेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होगा या ब्रीच है वो प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आंसर है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या है यदि आपको पूछें तो आप कह सकते हो इट इज अल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ फोर कमिंग हेड वाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ बर्थ पैसेज ड्यूरिंग लेबर। तो ये हेड के बोन जो है ये सॉफ्ट है, जो सूचर है उसकी वजह से ये बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती है। जो राउंड हेड है वो आराम से पेल्विस से पास हो जाएगा क्योंकि उसने अपना शेप बदलकर एडजस्ट कर लिया, और यही एडजस्टमेंट की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता लेबर, और ये प्रोसेस कहलाता है मोल्डिंग, जो कि लेबर में देखा जाता है। अब यहाँ मोल्डिंग जो है वो डिसअपियर हो जाती है डिलीवरी के कुछ घंटे बाद। सो यहाँ मोल्डिंग पैदा होने के यानी कि बर्थ के कुछ घंटों बाद डिसअपियर हो जाती है, और इसके 3 ग्रेड्स है जो हम लेबर में देखेंगे। जैसा ग्रेड 1 यानी कि बोन जस्ट पास आना शुरू हुई है, ग्रेड 2 मीन्स बोन एक दूसरे के ऊपर फील हो रही है पीवी करते वक्त पर वजाइनल एग्जामिनेशन में, और ग्रेड 3 मीन्स अब बोन एकदम ऊपर आ चुकी है, उससे ज़्यादा हेड एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और कैपुट सक्सीडेनम पेल्विस में जो हेड का हिस्सा पेल्विक गर्डल के कांटेक्ट में रहता है तो वहाँ इडीमा हो जाएगा और सूजन आ जाएगी ऐसे, वो कहलाता है कैपुट सक्सीडेनम। जो कैपुट सक्सीडेनम इज स्वेलिंग, स्काल्प में फ्लूइड जमा होकर ऐसी सूजन आ जाएगी, वो कहलाएगी कैपुट, जो कि सीरम लीक होगा बच्चे का और यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। कैपुट जो है वो सूचर लाइन को क्रॉस कर लेगा, यानी कि ये सूचर लाइन से लिमिटेड नहीं रहेगा, यानी कि इट विल क्रॉस द सूचर लाइन, इट विल क्रॉस द सूचर्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचर को क्रॉस कौन करता या कौन नहीं करता, तो कैपुट सक्सीडेनम तो क्रॉस करता और सिपेलोहेमाटोमा क्रॉस नहीं करता। और कब डिसअपियर होगा कैपुट सक्सीडेनम? नॉर्मली विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, ये आपको याद रखना है। और जो सिपेलोहेमाटोमा होगा ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। हेमाटोमा यानी कि नाम से पता चल रहा है यहाँ ब्लड का कलेक्शन होगा, स्कैल्प में ब्लड का कलेक्शन, इट इज नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस कैपुट और सिपेलोहेमाटोमा में कि सिपेलोहेमाटोमा बर्थ के बाद अपीयर होगा, क्योंकि बर्थ के दौरान जो इंजरी लगी उसमें ये फॉर्म होगा। सो इट अपीयर्स आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर द बर्थ, और नॉर्मली ये सूचर्स के ऊपर नहीं साइड में ही होगा, सो इट डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन। सिपेलोहेमाटोमा डज नॉट क्रॉसेस द सूचर लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और ये ठीक होने में भी लंबा वक्त लगेगा, इट टेक्स एटलीस्ट 6 weeks टू डिसअपियर, 6 हफ्ते लग सकते हैं डिसअपियर होने में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पेल्विस।